तो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड सेमेस्टर बीकॉम ऑनर्स कंपनी लॉ सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर के बारे में। ये आपका यूनिक पेपर कोड है। कंपनी लॉ आपके सब्जेक्ट का नाम है। बीकॉम ऑनर्स वाले सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है। आज की वीडियो में इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। ये क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का है, तो आपके एग्जाम जो कि होने वाले हैं उसके नजरिए से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 90 नंबर का आपका पेपर होगा। सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। सारे क्वेश्चन इक्वल मार्क्स के हैं, या तो इंग्लिश या तो हिंदी में आप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों में देखने को मिलता है। ठीक है, पहले सारे के सारे क्वेश्चन इंग्लिश में है, फिर सारे के सारे क्वेश्चन हिंदी में है। सबसे पहले हम सीधा हिंदी वाले सेक्शन की तरफ चलेंगे। वहां पे हम लोग क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, समझेंगे। और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए हम वीडियो के एंड में, आप लोग अगर इंग्लिश मीडियम के हैं तो डायरेक्टली वीडियो के एंड में जा सकते हैं। ठीक है, वहां पे आपको वीडियो ऊपर स्क्रीन पे टाइम फ्रेम मिल जाएगा, वहां पे आप जाके क्लिक करके या उस टाइम पे जाकर अपने इंग्लिश के क्वेश्चंस को देख सकते हैं। ठीक है, हम चलते हैं सीधा के सीधा हिंदी वाले सेक्शन की तरफ। यहाँ से आपके जो है हिंदी क्वेश्चंस चालू हो जाते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ से आपके जो है हिंदी के क्वेश्चन चालू हो जाते हैं। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स वीडियो के एंड में जाकर इसे देख सकते हैं, या फिर आप हिंदी में क्वेश्चन समझ सकते हैं। एंड में आप क्वेश्चन को देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ए वाला पार्ट में आता है, कॉर्पोरेट आवरण क्या है? कंपनी अधिनियम 2013 के तहत वैधानिक प्रावधानों के अनुसार इसे कब हटाया जा सकता है? ठीक है, कॉर्पोरेट आवरण क्या है पहले तो आपको ये बताना है। उसके बाद इसी क्वेश्चन के अंतर्गत भाई कंपनी अधिनियम जो कि 2013 है उसके तहत कॉर्पोरेट आवरण को, या हम कहें जो वैधानिक प्रावधान है, ठीक है, उसके अनुसार इसे कब हटाया जा सकता है, आपको ये बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 1 के बी में पूछा गया है कि सार्वजनिक कंपनियों के रूप में पंजीकृत कंपनियों के सदस्य की संख्या घटकर 6 कर दी गई। इस संबंध में परिणाम और यदि कोई हो तो उपाय बताइए। जो पब्लिक कंपनी होती है, सार्वजनिक कंपनी है, उसके रूप में जो पंजीकृत मतलब रजिस्टर्ड कंपनी होती है ना, उसमें सदस्यों की संख्या घटाकर 6 कर दी गई कि भाई 6 सदस्य होंगे कंपनी के अंदर। ठीक है, मतलब मेन में। तो इस संबंध में जो परिणाम और यदि कोई उपाय है तो ये आपको बताना है। क्या परिणाम है वो बताना है, और कोई उपाय है तो वो बताना है। ठीक है, ये हो जाता है आपका बी वाला पार्ट। कुछ सी में पूछा गया है कि उत्पादक कंपनी का अर्थ और उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। ठीक है, उत्पादक जो कंपनी है उसका अर्थ क्या है और उसके उद्देश्य क्या है, ये आपको यहाँ पे स्पष्ट करने है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आप देख सकते हैं 3 ए बी सी में बांटा गया है, और वहीं पे और वाला ऑप्शन दिया गया है। चाहे तो आप ऊपर के 3 अटेम्प्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको नीचे के 3 अटेम्प्ट करने होंगे। अब इसको देखते हैं। और वाले ऑप्शन में जो पहला पूछा गया है ए में, वो है कि सिनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के निर्देशक अपनी कंपनी को पब्लिक लिमिटेड कंपनी में बदलना चाहते हैं। उन्होंने कंपनी अधिनियम 2013 के तहत इसके लिए शामिल प्रक्रिया के बारे में सलाह दी, मतलब सलाह दी। अब देखिए, एक सिनर्जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, उसके जो निर्देशक हैं वो चाहते हैं अपनी कंपनी को पब्लिक करना। अभी तक उनकी कंपनी प्राइवेट है। ठीक है, वो चाहते हैं कि भाई कंपनी पब्लिक हो जाए, पब्लिक लिमिटेड हो जाए। ठीक है, अब इस कंपनी के लिए उन्होंने क्या करा, उन्होंने कंपनी अधिनियम 2013 के तहत इसके लिए क्या इसमें जो प्रोसेस होगी पूरी की पूरी, उसके बारे में, प्रोसेस के बारे में आपको क्या देनी है, उन्हें सलाह देनी है कि भाई क्या स्टेप्स होंगे, क्या क्या चीजें करनी होंगी। ठीक है, क्या चीजें चेंज होंगी जब आप प्राइवेट से पब्लिक कंपनी, पब्लिक लिमिटेड में कर देते हैं, तो ये सारी चीजें आपको बतानी है। बी में पूछा गया है कि अभिव्यक्ति प्रवक्ता को कभी भी न्यायिक और विधायी रूप से स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। इस तथ्य के बावजूद कि इसका उपयोग अक्सर निर्णय और कानून दोनों में किया जाता है, कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान के अनुसार प्रवर्तकों की कानून की स्थिति पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी गई है, उस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन क्या है कि कंपनी अधिनियम 2013 प्रावधानों के अनुसार जो प्रवर्तक है, प्रवर्तकों की कानूनी स्थिति पर टिप्पणी कीजिए। जो प्रवर्तक है उनकी कानून के प्रति क्या स्थिति है उस समय, ठीक है, उसके ऊपर आपको यहाँ पे टिप्पणी करनी है। सी में आपसे पूछा गया है किसी कंपनी के ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया समझाइए। ठीक है, कोई भी कंपनी जब ऑनलाइन पंजीकरण करती है, रजिस्टर करती है अपने आप को, तो उसकी क्या प्रोसेस है वो आपको यहाँ पे बतानी है। पूरी प्रोसेस आपको समझानी है, प्रक्रिया बतानी है। क्वेश्चन नंबर 2 चालू होता है यहाँ से आपका। क्वेश्चन नंबर 2 के ए में आपसे पूछा गया है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लॉज न केवल उसके सदस्यों के लिए ब्लॉक गैर सदस्य के लिए भी मौलिक महत्व है। एमओए में ऑब्जेक्ट क्लॉज में बदलाव की प्रक्रिया स्थित सहित विस्तार से बताइए। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या बताना है। यहाँ पे कोई देखिए, क्वेश्चन में ना, क्वेश्चन काफी बड़ा है, आप हो सकता है कि एक टाइम पे समझ भी ना पाए, बट उसके बाद क्या होता है, आप क्वेश्चन को 1 से 2 बार पढ़ेंगे और सबसे एंड में आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन से रिलेटेड पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ से होता है कि भाई महत्व है। तो ओएमओ में ऑब्जेक्ट क्लॉज
में बदलाव की प्रक्रिया सहित विस्तार से बताइए। ठीक है भाई, बदलाव में की जो प्रक्रिया है वो बतानी है और वो भी आपको डिटेल में बतानी है। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ओमो में जो ऑब्जेक्ट क्लॉज है उसमें बदलाव की जो प्रक्रिया है वो आपको यहाँ पे बतानी। क्वेश्चन नंबर 2 के बी में पूछा गया है कि प्रोस्पेक्टस में सच्चाई बताई जानी चाहिए और सच्चाई के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। क्या आप इस सहमत कथन से सहमत हैं? जो भाई प्रोस्पेक्टस होते हैं ना, उसमें सच्चाई, प्रोस्पेक्टस मतलब एक भाई एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक किताब जिसके अंतर्गत उस कंपनी से रिलेटेड सारी डिटेल होती है। तो उसमें उस किताब में सच्चाई बताई जानी चाहिए, सच्चाई के सिवा कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये एक स्टेटमेंट है, अगर आप इस स्टेटमेंट से भाई करते हैं कि हाँ ठीक है ये स्टेटमेंट ठीक है, तो आपको बताना है। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि नहीं भाई कुछ चेंजेस होने चाहिए, तो ये आपकी सहमति के ऊपर है कि आप बताना क्या चाहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का बी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद बी के बाद हम सी को देखते हैं। सी में आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि रॉयल ब्रिटिश बैंक बनाम टॉकवर्ड मामले में निर्धारित नियम पर चर्चा कीजिए। क्या इस नियम का कोई अपवाद है? देखिए, एक केस है यहाँ पे। ठीक है, केस क्या है कि रॉयल ब्रिटिश बनाम बैंक बनाम टॉकवर्ड मामले में जो भाई नियम निर्धारित नियम थे, उस निर्धारित नियम के ऊपर आपको यहाँ पे चर्चा करनी है और ये भी बताना है कि क्या उस नियम का कोई अपवाद है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो भी आपको बताना है। ठीक है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हो जाता है। यहाँ पे आप और वाले ऑप्शन को देखते हैं, तो और वाले ऑप्शन में ए में आपसे पूछा गया है कि देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देखिए समझिए कि एबीसी लिमिटेड ने भ्रमक सामग्री के साथ एक प्रोस्पेक्टस जारी किया। एक्स एक निवेशक के भ्रमक सामग्री का ज्ञान था, इसलिए उसने शेयर की सदस्यता नहीं ली। हालांकि बाद में उन्होंने अपने दोस्त से कुछ शेयर खरीदे जिन्हें मूल रूप से कंपनी द्वारा शेयर आवंटित किए गए थे। एक्स ने एक्स ने तब कंपनी से इस आधार पर मुआवजे की दावा किया कि प्रोस्पेक्टस में भ्रमक सामग्री थी। क्या वह सफल हो सकते हैं? सफल हो सकते हैं, कारण सही समझे। देखिए यहाँ पे एक कंपनी है, उसने एक प्रोस्पेक्टस भ्रमक सामग्री के साथ, मतलब एक आप कह सकते हैं कि इल्यूजनरी चीजों के साथ एक प्रोस्पेक्टस जारी किया जिसमें उन्होंने कंपनी के बारे में डिटेल बताई थी, परंतु कंपनी के अंतर्गत वो सारी चीजें नहीं थी, कंपनी उस हिसाब की भी नहीं थी। ठीक है, अब इतना होता है। अब जब एक प्रकार से शेयर बेचे जाते हैं तो प्रोस्पेक्टस जारी किया जाता है। ठीक है, तो भाई कंपनी उस हिसाब की थी नहीं, तो क्या करा एक्स ने भाई वो उसमें कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करी और ना ही उसके शेयर लिए, परंतु उनके दोस्त को शेयर दिए गए थे कंपनी के द्वारा, उन्होंने शेयर लिए। अब उनके दोस्त ने एक्स को शेयर दिए हैं। ठीक है, एक्स से कुछ शेयर खरीदे। अब भाई एक्स को पता चलता है कि ये कंपनी के बारे में जो भी चीजें हैं, अब उन्होंने कंपनी के भाई अपील करी कि भाई मेरे को मुआवजा दिया जाए। मुआवजा क्यों दिया जाए? क्योंकि प्रोस्पेक्टस में जो चीजें बताई गई हैं वो तो है ही नहीं। तो अब ये जो भाई एक प्रकार से मुआवजे का दावा किया गया है, ठीक है, अपील की गई है, तो क्या वो सफल रहेंगे? अगर आपको लगता है हाँ, तो उसका कारण आपको बताना है, और लगता है नहीं तो आपको क्यों क्यों लगता है कि भाई क्या कारण है वो सफल नहीं होंगे, ये आपको बताना है। ठीक है, बी में आपसे पूछा गया एक कंपनी के नियमों में यह प्रावधान था कि वह शेयर धारकों के दिवालिया होने की स्थिति में उनके शेयरों को कंपनी द्वारा निर्धारित मूल्य और अन्य शेयर धारकों को बिक्री के लिए पेश किया जाएगा। क्या प्रावधान शेयर धारकों पर बाध्यकारी है? देखिए, एक कंपनी है, उसमें नियम सेट थे। भाई होता है ना कि कंपनी के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे। एक कंपनी के नियमों में एक प्रावधान था जिसके अकॉर्डिंग क्या था कि किसी शेयर धारक के दिवालिया होने पर, भाई कोई शेयर धारक है वो, ठीक है, वो पूरी तरह से बैंकरप्ट हो चुका है, तो उसके उस स्थिति में क्या करेगी कंपनी? उसके शेयरों, मतलब जो शेयर है उसके शेयरों को कंपनी द्वारा निर्धारित मूल्य और पर अन्य शेयर धारकों को बिक्री के लिए पेश किया जाएगा। अब ऐसा होगा कि भाई नॉर्मल से समझ लीजिए कि भाई ये कंपनी है, ठीक है, उसमें ए बी सी, तीन, एक प्रकार से तीन बड़े बड़े मेंबर्स हैं, तीन शेयर होल्डर्स हैं। ए क्या हुआ? बैंकरप्ट हो गया। एक हो गया बैंकरप्ट। अब इसके पास पैसा नहीं है, परंतु इसके पास कंपनी के शेयर है। ठीक है, तो अब कंपनी के रूल्स में ये था कि भाई जब अगर बैंक्रप्सी हो जाएगी एक शेयर मतलब कोई एक शेयर धारक के ऊपर, तो उसके शेयर कंपनी लेगी और जो बचे हुए शेयर होल्डर्स हैं इनके पास, इनको बेचने के लिए इनके सामने लाएगी कि भाई देखिए ये हो चुका है, एक व्यक्ति हो चुका है बैंकरप्ट, अब इसके शेयर आपको खरीद, ठीक है, बिक्री के लिए पेश करेगी। जैसे बी और सी के सामने बिक्री के लिए पेश किए गए थे ए के शेयर। क्या प्रावधान शेयर धारकों पर बाध्यकारी है? बाध्यकारी का मतलब क्या है कि भाई बचे हुए शेयर धारकों, जैसे ए तो बैंकरप्ट हो गया, परंतु बी और सी के ऊपर दबाव है। क्या दबाव है उनके ऊपर कि उन्हें शेयर खरीदने चाहिए या नहीं? ये आपको बताना है कि ये जो प्रावधान कंपनी के लॉ में लिखा गया है, ठीक है, तो ये आपको बताना है कि क्या भाई वो उनके लिए बाध्यकारी है या नहीं।
अगर आपको लगता है कि हाँ भाई बाध्यकारी है, जबरदस्ती कंपनी के शेयर बेचे जा रहे हैं कि अन्य शेयर धारकों को, ठीक है, तो आपको बताना है। तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन। इस तरह से आपको क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन नंबर जो है उसी का, उसमें पूछा गया एक व्यक्ति की कंपनी पूरी तरह से वैध कंपनी है, टिप्पणी कीजिए। ठीक है, एक व्यक्ति है, उसकी कोई कंपनी है, वो पूरी तरह से वैध कंपनी है, तो इस चीज के ऊपर आपको क्या करना है, टिप्पणी करनी है, मतलब इस चीज को बताना है, इस चीज के ऊपर एक्सप्लेनेशन देनी है। ठीक है, अब हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 आता है। ए में आपसे पूछा गया है शेयरों के वैध आवंटन करने से पहले कौन सी वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया जाना चाहिए। ठीक है, जब भी शेयर का भाई आवंटन किया जाता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, तो जब उसका वैध मतलब सही प्रकार से आवंटन किया जाता है, करना चाहिए, तो उसके लिए कौन कौन से वैधानिक प्रावधान है जिनका अनुपालन करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, ये आपको बताने हैं। बी में आपसे पूछेगा निष्क्रिय कंपनी क्या है। इस स्थिति के लिए आवेदन करने के लिए कंपनी को किन शर्तों पर पूरा पूरा करना होगा। ठीक है भाई, निष्क्रिय कंपनी क्या है आपको ये बताना है। और कंपनी जब ये दावा करते हैं कि भाई मैं निष्क्रिय स्थिति में हूं, तो ये दावा करने के लिए कौन कौन सी शर्तें हैं उसको पूरा करना होगा कंपनी को, ये आपको बताना है। सी में आपसे पूछा गया है राइट शेयर और बोनस शेयर के बीच में अंतर बताइए। ठीक है, राइट शेयर और जो बोनस शेयर है इनके बीच में आपको क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 के और में आपसे पूछा गया है ए में, क्या एक नाबालिग और एक साझेदार साझेदारी फर्म किसी कंपनी के सदस्य बन सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक नाबालिग और एक साझेदारी फर्म, एक फर्म जो कि साझेदारी में है, किसी एक व्यक्ति के पास नहीं, मतलब उसमें साझेदारी लोग हैं, तो क्या ये दोनों के दोनों व्यक्ति या फर्म किसी कंपनी के सदस्य बन सकते हैं। कंपनी के सदस्य मतलब मैनेजर जो बोर्ड्स होता है, बोर्ड ऑफ मेंबर, उसमें आ सकते हैं या नहीं। बी में आपसे पूछा गया कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना के संबंध में कानून के प्रावधान क्या है। कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना के संबंध में जो कानून के प्रावधान है वो प्रावधान क्या है, ये बताना है। सी में आपसे पूछा गया किसी कंपनी के निर्देशकों की कानूनी स्थिति स्पष्ट कीजिए। ठीक है, कोई कंपनी है, उसके जो निर्देशक है, ठीक है, निर्देशकों की जो स्थिति है, कानूनी स्थिति है, वो आपको यहाँ पे बताना है कि भाई कानून के नजर में उनकी क्या स्थिति है निर्देशकों की किसी कंपनी के लिए, वो आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 3 हो जाता है। 4 के ए में आपसे पूछा गया डीआईएन के आवेदन और आवंटन के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के बारे में बताइए। ठीक है, डीआईएन के आवेदन और आवंटन के संबंध में जो कंपनी के अधिनियम है 2013, कंपनी अधिनियम 2013 है, उसके प्रावधानों के बारे में आपको यहाँ पे बात करनी है, उनके बारे में बताना। क्वेश्चन नंबर 4 का ए हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 के बी को देखते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि असाधारण आम बैठक, असाधारण आम बैठक क्या है। क्या इसे निर्देशकों द्वारा स्वयं आयोजित किया जा सकता है। क्या किसी कंपनी के लिए ईजीएम को इस आधार पर स्थगित करना संभव है कि बैठक में कोरम कोरम मौजूद नहीं था। ये क्वेश्चन है 3-4 पार्ट्स में। पहले तो आपको बताना है असाधारण जो आम बैठक है वो क्या है, फिर ये बताना है कि क्या निर्देशक लोग इसको आयोजित कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, फिर इस क्वेश्चन में आगे पूछा गया क्या किसी कंपनी के लिए ईजीएम को इस आधार पर स्थगित करना संभव है कि बैठक में कोरम मौजूद नहीं था। ठीक है, बैठक में कॉरम जो है वो मौजूद नहीं था, तो इस चीज के आधार पर ईजीएम को क्या कोई व्यक्ति स्थगित या फिर आप कह सकते हैं कि जॉब से निकाल सकता है, तो जो है वो कर सकता है नहीं, ये आपको बताना है। सी में आपसे पूछा गया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बोर्ड बैठक में भागीदारी पर एक नोट लिखिए। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो होती है उसके माध्यम से बोर्ड की जो बैठक है उसकी भागीदारी पर एक आपको नोट लिखना है। ऐसे कौन से मामले हैं जिन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठकों में नहीं निपटाया जा सकता। ठीक है, कंपनी होती है तो कंपनी के कई मामले तो भाई छोटे मामले होते हैं, तो उनको वीडियो की कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा निपटाया जा सकता है कि भाई लोग अलग अलग जगह बैठे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके निपटा दिया। कई ऐसे मामले होते हैं जहाँ पे लोगों को आना पड़ता है उन मामलों को निपटाने के लिए कंपनी में बैठ के, तो ऐसे कौन से मामले हैं जिनको जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नहीं निपटाया जा सकता, वो मामले आपको बताने हैं। और वाले ऑप्शन में आपसे पूछा गया है डाक मतपत्र पर एक नोट लिखिए। ए में आपसे पूछा जाता है। बी में आपसे पूछा गया निर्देशकों के वैधानिक शक्तियां क्या है। ठीक है, निर्देशकों की जो वैधानिक शक्तियां वो क्या है, उन शक्तियों की व्याख्या कीजिए जिनका उपयोग निर्देशक मंडल सर्वसम्मति समाहित सहमति के बिना कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी जो पावर्स हैं वो भी आपको बतानी है, जिनका प्रयोग जो निर्देशक मंडल है वो सर्वसम्मत सहमति सहमति के बिना निर्देशक है वो उस पावर का यूज कर सकता है, वो कौन सी पावर है ये भी आपको यहाँ पे बतानी है। सी में आपसे पूछा गया है क्या किसी निर्देशक को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले ट्रिब्यूनल द्वारा हटाया जा सकता है। ये क्वेश्चन है कि भाई कोई निर्देशक है तो उसके जो टाइमलाइन है, मतलब उसका टाइम पीरियड है, उसकी खत्म होने से पहले ट्रिब्यूनल के द्वारा उस व्यक्ति को हटाया जा सकता है या नहीं, ये आपको बताना है। 5 में आपसे पूछा गया 5 के ए में किसी व्यक्ति को
किसी कंपनी के ऑडिटर के रूप में नियुक्त होने से क्या अयोग्य ठहराया जाएगा? देखिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, कंपनी के ऑडिटर के रूप में उसे नियुक्त करने होने से उसको अयोग्य ठहराया जाएगा? अगर हाँ, तो भाई क्या कारण है, क्यों अयोग्य ठहराया जाएगा, और नहीं तो क्या वो है? ठीक है, ये आपको बताओ। सी में आपसे पूछा गया है, दिवाला और शोधन अक्षमता सहित सहित 2016 के अनुसार एक कॉर्पोरेट इकाई के सवेक्षक परि परिसंपान के लिए आधार पर प्रक्रिया पर चर्चा कीजिए। ठीक है, यहाँ पे एक जो प्रक्रिया है उसके ऊपर आपको चर्चा करनी है। ठीक है, किसके ऊपर? स्वैच्छिक जो परिसंपन्न है उसके लिए, उसके आधार पर आपको क्या करनी है? चर्चा करनी है। फिर आती है डिपॉजिटरी को परिभाषित कीजिए। डिपॉजिटरी प्रणाली की विशेषताओं को भी आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, अब और वाले ऑप्शन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के ए में आपसे पूछा गया, किसी कंपनी को अपनी घोषणा के 30 दिनों के भीतर अपने शेयरधारकों को लाभांश और भुगतान करना आवश्यक है। उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जब कोई कंपनी 30 दिनों के भीतर लाभांश और भुगतान नहीं करने पर कोई भी अपराध नहीं करती। ठीक है, यहाँ पे एक भाई कंपनी कोई भी घोषणा करती है तो उसके दौरान 30 दिनों के भीतर, मतलब 30 दिनों के अंदर ही कंपनी को जो उसके शेयर होल्डर है उनको लाभांश का भुगतान करना आवश्यक है। भाई लाभांश जो हुआ है, ठीक है, लाभ हुआ है, उसका भुगतान करना आवश्यक है कंपनी के लिए। ऐसी स्थिति भी बतानी है कि कंपनी भाई 30 दिन से जो उनको पे नहीं करेगी और कंपनी कोई क्राइम भी नहीं करेगी, मतलब अपराध नहीं करेगी। ऐसी कौन सी स्थिति है, कौन सी सिचुएशन है जिसमें कंपनी 30 दिन से ज्यादा का टाइम ले सकती है लाभांश का भुगतान करने के लिए? तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का ये वाला। बी में आपसे पूछा गया कि व्यापार मंदी के कारण एक कंपनी का व्यापार स्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया, लेकिन स्थिति में सुधार होने पर अपना परिचालन जारी रखने का उसका नेक इरादा है। क्या ट्रिब्यूनल द्वारा इसे कंपनी के संपान समापन के लिए उचित और न्यायसंगत आधार माना जा सकता है? तय कीजिए। ठीक है, व्यापार मंदी के कारण क्या हुआ? व्यापार मंदी के कारण कोई कंपनी थी, उसे अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया, मतलब टेम्पररी, या फिर हम कहें परमानेंट नहीं किया गया था, टेम्पररी उसको निलंबित कर दिया गया था। तो अब जब वो कंपनी की स्थिति सुधरी है, ठीक है, तो कंपनी दोबारा चालू करना चाहती है, ठीक है, और उसका नेक इरादा है ये काम करने का। तो क्या जो ट्रिब्यूनल द्वारा इस कंपनी को समापन के लिए उचित न्याय संगत आधार पर माना जा सकता है कि भाई ये कंपनी, मतलब न्याय संगत माना जा सकता है कि भाई ये कंपनी से जो है चालू की जानी चाहिए या नहीं, ये आपको बताना है। सी में आपसे पूछा गया लास्ट क्वेश्चन है कि प्रतिभूतियों के अभौतिकरण की प्रक्रिया पर व्याख्या कीजिए। ठीक है, प्रतिभूतियों के अभौतिकरण की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के ऊपर आपको क्या करना है? व्याख्या करना है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स जो है वो क्वेश्चन यहाँ से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका ए बी और सी जो है क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट में दिया गया। उसके बाद और वाला ऑप्शन आ जाता है, और वाले ऑप्शन में भी सेम आपको ए और बी देखने को मिलता है। सी वाला क्वेश्चन आगे है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, ये आपका सी आ जाता है। फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 2। हम ये क्वेश्चन ऑलरेडी हिंदी में डिस्कस कर चुके हैं, आप जाके हिंदी अगर आप समझना चाहते हैं तो पीछे समझ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आता है, ए बी और सी आप पॉज करके इन क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं इजीली। फिर और वाला ऑप्शन आता है जिसमें ए आ जाता है, ए वाला क्वेश्चन ये है, बी वाला आपका ये है, सी वाला ये है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है जिसमें ए बी और सी आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, और वाला ऑप्शन आता है जिसका ए वाला क्वेश्चन ये है, बी और सी। ठीक है, ये हो जाता है आपके 3 क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन आता है जिसका ए बी सी पार्ट ये है, ठीक है, बी और सी आप पॉज करके भी देख सकते हैं। साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से आप वेबसाइट पे जाके इस क्वेश्चन पेपर को इजीली पढ़ सकते हैं, आपको वहाँ ये देखने को मिल जाएगा। बी सी वाला पार्ट ये है। क्वेश्चन नंबर 5 आता है जिसका ए बी और सी ये देखने को मिल जाता है। और वाला जो ऑप्शन है उसमें आपको क्वेश्चन ये देखने को मिलता है, ए में ये, बी में ये और सी में ये है आपके क्वेश्चंस। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए कंपनी लॉ के बारे में, बीकॉम ऑनर्स सेकंड सेमेस्टर कंपनी लॉ। ये वीडियो आपको कैसी लगी आपको जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। क्वेश्चन पेपर चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, क्वेश्चन पेपर आपको वहां मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग माय चैनल गाइस।